हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर 2024 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, रोजाना आपको टेस्ट देना है और अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। अभी भी टाइम है आपके पास में। रोजाना दोस्तों अगर आप पीछे है तो 2 या 3 मॉडल पेपर का टेस्ट देके रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहले अपन 25 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी के पढ़ेंगे, फिर 25 प्रश्न दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित, फिर 25 प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित, फिर 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित, फिर मैथ से संबंधित और फिर पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, जिसको अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहला कथन है वो अपना इसमें क्या है? बिल्कुल सही। आगे देखिए, थार मरुस्थल जिसको अपन ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, थार मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भाग को घेरता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। थार का रेगिस्तान आप सभी को पता है 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। दूसरा कथन अपना इसमें गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें सही है। तीसरा देखिए, राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये भारत का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। ठीक है, तो ये अपना तीसरा नंबर का भी इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। दोस्तों, ये वाला कथन भी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है अपना इसमें देखिए, औसत वर्षा है वो 0.0 से 0.25 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का कथन है वो इसमें सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों इसमें गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों गुरु शिखर है। कहां पर है? तो दोस्तों ये माउंट आबू सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। दोस्तों ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर में। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, काजरी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों काजरी का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल एंड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल यानी कि सेंट्रल, जोन यानी कि एरिड। देखिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काजरी की जो स्थापना है वो दोस्तों जोधपुर में की गई थी। कब? तो दोस्तों 1959 में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान की जलवायु को। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू
निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? जिले कौन कौन से हैं? जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू। ये कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों कोपेन के BSHW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। यहाँ पर BSHW इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों मानसी वाकल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है फुलवारी की नाला अभ्यारण्य, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। वैसे आप किताबों में पढ़ोगे तो दोस्तों वहां पे आपको मिलेगा मानसी वाकल नदी का जो उद्गम स्थल है वो अरावली पर्वत श्रृंखला उदयपुर से इसका उद्गम होता है, लेकिन अरावली तो दोस्तों काफी जिलों में फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर फुलवारी की नाला अभ्यारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? दोस्तों देखिए डीडवाना, डेगाना, कुचामन ये तीनों जिले हैं वो दोस्तों कहाँ पर है? नागौर जिले में। रेवासा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? बताइए किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना। दोस्तों ये मुख्य रूप से 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और राजस्थान में दोस्तों जालोर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जिनको ये जल है वो उपलब्ध होता है, और उसी में दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई परियोजना और फुहारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से लागू की गई है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों सीधा सा इसमें सभी को पता होगा, देखिए एक ही नदी है जिसका उद्गम, सॉरी 2 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, एक माही और एक चंबल। ठीक है, माही तो दोस्तों गुजरात में चली जाती है, लेकिन चंबल है वो गुजरात में नहीं जाती। तो दोस्तों ये चंबल है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है वो आपको इसमें याद रखना है। ये 6 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, और माही है वो आप सभी को पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, 2 जिलों से। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत दे रखा है 2011 के अनुसार, और सूची सेकंड में प्रमुख आवास क्षेत्र दे रखा है। यहाँ पर देखिए 20% से कम जनजातियों का जो प्रतिशत है, यानी कि कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 20% से कम है, वो कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में है। 20 से 25% की कुल जनसंख्या में जनजातियों का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 12 बूंदी करौली में। ठीक है, और 26 से 50% में है उदयपुर, सिरोही और दौसा में, और 51 से 80% है ये दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो वो था दोस्तों धौलपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों देखिए राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है वो दोस्तों था 933, और शहरी लिंगानुपात था तो दोस्तों वो था 914। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पे जो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है धौलपुर। कितना दोस्तों? 841। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को दोस्तों लिंगानुपात बोलते हैं। यहाँ पे धौलपुर में सबसे कम था 841। पाली में दोस्तों यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली, कितना दोस्तों? 1003। ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है वो है दोस्तों टोंक। ठीक है, टोंक का है दोस्तों 985। ठीक है, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला है वो है जैसलमेर। कितना है? 807।
ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को वित्तीय सहायता किसके द्वारा की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे जेबीटीसी, यानी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें जो वित्तीय सहायता है, ठीक है, वो केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक और दोस्तों जापान के द्वारा की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है? तो दोस्तों तृतीय स्थान है चना उत्पादन में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बीठडी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? दोस्तों ये बीठडी पवन ऊर्जा परियोजना है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित की गई है। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है? दोस्तों ये फैक्ट्री है, ये वर्तमान में दोस्तों ये बंद हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ये अजमेर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, डींगला बीटरिया नाथ द्वारिया है? बताइए, डींगला बीटरिया नाथ द्वारिया है तो ये क्या है? तो ये दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर या मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैराट। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युद्ध वर्ष है वो इसमें सही नहीं है? दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कानवा का युद्ध दोस्तों 1527 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1562 गलत हो जाएगा दोस्तों। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में आयोजित किया गया था या हुआ था। ठीक है, हरमाड़ा का जो युद्ध है वो 1557 में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? बताइए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो यहाँ पर है इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो किया था आहुआ में। ठीक है, आहुआ में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? दोस्तों चौरी कर लगाया था, ये किसने लगाया था? तो दोस्तों ये बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये सभी को पता होगा, बांसवाड़ा में है ये। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में
मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना है वो की गई। ठीक है। दूसरा देखिए, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों क्या, समाज सुधार। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कथन दे रखे हैं दोस्तों, ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने को सही कूट चुनना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों कथन इसमें सत्य है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ जिसका प्रथम समूह है 19 मार्च 1948 को बना था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ जिसका प्रथम समूह है मत्स्य संघ 19 मार्च 1948 को बना था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया। दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपने, जोरावर सिंह बारट। ठीक है, ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इन्होंने महलों का वैभव है वो त्याग दिया था। ठीक है, और एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में दोस्तों ये इन्होंने अपना जीवन है वो व्यतीत किया। ठीक है, और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जोरावर सिंह बारट। आगे देखिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है। तो दोस्तों मराठा भाषा का प्रभाव है वो मालवी भाषा पर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है वो है दशरथ शर्मा। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदना क्या है। मूंगदना बोलते हैं दोस्तों, ये एक तो ये होता है कि भोजन पकाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां। ठीक है, जो गणेश जी स्थापना के पश्चात है वो लाई जाती है। जैसे शादी के अंदर गणेश जी नोते हैं ना, तब तब दोस्तों ये मूंगदना लाया जाता है। ठीक है, जो एक जाति की एक लकड़ी होती है वो लाई जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः शिष्य, यहाँ पे देखिए संत बाबूजी के शिष्य हैं, बताइए कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रेबारी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दादूजी और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ढूंढानी भाषा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है। पुरुषों की पगड़ी को दोस्तों क्या बोलते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए सीधा सा है, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में पुरुषों की पगड़ी को साफा, पगड़, पेगड़ी, फेटा इन नामों से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं स्पेशल, तो उसको पगड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पगड़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पे बोरला है। बोरला जो आभूषण है ये दोस्तों सिर का आभूषण है। किसका आभूषण है, सिर का आभूषण है ये बोरला। ठीक है, और लटकन जो आभूषण है ये दोस्तों नाक का आभूषण है दोस्तों, ये लटकन। ठीक है, लटकन ये नाक का आभूषण है। कमर का दोस्तों आभूषण है देखिए जंजीर है, ये कमर का आभूषण है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये तोड़िया आभूषण है, ये दोस्तों पैर का आभूषण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 2 3 4 1 इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है। दोस्तों कौन से ग्रंथ है वो राणा कुंभा कृत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए संगीत राज और संगीत मीमांसा। दोस्तों संगीत राज संगीत मीमांसा ये दोनों के दोनों ग्रंथ है, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखित है, तो ये कुंभा द्वारा लिखित है। ठीक है, इसके अलावा रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, ये ग्रंथ भी दोस्तों कुंभा द्वारा
रचित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए सूद पद प्रबंध और कलानिधि, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, तो दोस्तों वो है रावण हत्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रावण हत्था। आगे देखिए, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फत्ता जी का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फत्ता जी का मंदिर साथू जालोर में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है। दोस्तों तुरताई माता को आप सभी को पता होगा दोस्तों, तुरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनका मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और वसुंधरा राजे सिंधिया जी है वो काफी बार वहां जाती भी है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। दोस्तों तेजा दशमी आप सभी को पता है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाद्रपद महीने में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये अजमेर में आयोजित किया जाता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। वो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुगलों के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोफतगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में किसके साथ हुई है, बताइए। कोफतगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में किसके साथ हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुगलों के साथ। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुगलों के साथ। आगे देखिए दोस्तों, 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर चित्तौड़ का किला है, जंतर मंतर है, कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने वो चीज तो सुनी होगी कि चीकू गाजर आम। ठीक है, चीकू गाजर आम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, देखिए आमेर की हवेलियां। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आमेर की हवेलियां इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आमेर का किला है। तो यहाँ पर अपना दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है। दोस्तों जल दुर्ग कौन सा है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जल दुर्ग, वो है गागरोन किला। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरियां निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दोस्तों यह है कुंभलगढ़ के किले में। दोस्तों कुंभलगढ़ के किले में यहाँ पर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है वो स्थित है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सूची फर्स्ट में, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है शेख हमूदुद्दीन मिट्टे महावली की दरगाह कहाँ है, तो दोस्तों ये गागरोन में है। ठीक है, कहाँ है, गागरोन में। और मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह कहाँ है, तो दोस्तों ये जयपुर में है। शेख निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ है, तो दोस्तों ये फतेहपुर में है। और शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहाँ है, तो दोस्तों ये खाटू में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2143, 2143।
यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो दोस्तों ये है अलवर की है ये, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है वो है दोस्तों कथक। कौन सा है? कथक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जोधपुर के जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। जसवंत सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, महाराजा सरदार सिंह ने, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कपूर का उर्ध्वपातन। दोस्तों कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कपूर का उर्ध्वपातन, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, जल का वाष्पीकरण। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर देखिए एक तो है दोस्तों इसके अंदर एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, ठीक है। और एक है दोस्तों बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ये दोनों दोस्तों क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसमें बिल्कुल सत्य है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें रासायनिक परिवर्तन दूध से दही जमना, ये रासायनिक परिवर्तन है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसकी, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोने की। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और यह सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण होता है? दोस्तों बेकिंग पाउडर है ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण प्रयुक्त होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है दोस्तों बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु है वो कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, टाइटेनियम। आगे देखिए प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में से गलत कथन की पहचान करें। प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में से गलत कथन का अपने को क्या करना है? पहचान करना है। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में गलत कथन का प्रयोग करना है। तो प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत हो जाएगा इसमें, पहला ही कथन। दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो हल्की, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती है, ठीक है। तो ये धातुओं की तुलना में दोस्तों कम महंगे होते हैं, इसलिए इनका घरेलू और व्यावसायिक चीजों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों इसको अपन विघटित है वो नहीं कर सकते, केंचुआ और सूक्ष्म जीव है ये विघटित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए नहीं किया जाता है, यह लंबे समय तक चलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक को जलाने पर विषैला धुआं निकलता है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है। वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाता है। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाता है तो दोस्तों आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है ये। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लेंस सूत्र है। दोस्तों लेंस का सूत्र मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। दोस्तों लेंस का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है 1/f बराबर I बटा V माइनस I बटा U। ठीक है, V का मतलब होता है दोस्तों प्रतिबिंब दूरी और U का मतलब होता है बिंब दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर और दोस्तों F का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ये लेंस का सूत्र है जो कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। बताइए, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन, इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेनिन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, एंजाइम नहीं है तो बताइए कौन सा एंजाइम नहीं है? यहाँ पर देखिए इंसुलिन है वो एंजाइम नहीं है, पेप्सिन है, एमिलेज है, लाइपेज है, लेकिन इंसुलिन एंजाइम नहीं है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं दोस्तों? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाना किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाना या पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नाशय के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा अग्नाशय। आगे देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हीमोफीलिया, लिंग संलग्न अप्रभावी, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑटोसोमल प्रभावी, बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम एकाधिक सूत्रता 21 बिल्कुल सही है। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम एक्स लग्न, दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, ये कारण होता है इसका। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों देखिए पोषक तत्व दे रखे हैं और सूची सेकंड में उस तत्व के अभाव द्वारा उत्पन्न रोगों के साथ मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला ये आपको पता चल गया होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों गलगंड यानी कि घेंगा रोग होता है। आयरन की कमी से दोस्तों प्रणाशी रक्ताल्पता रोग होता है दोस्तों, ये आयरन की कमी से। और नियासिन की कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों सूक्ष्माणु रक्ताल्पता रोग होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3-2-4-1 3-2-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें देखिए 3-2-4-1
ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन में देखिए 3, 2, 1, 4 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये डाउन सिंड्रोम के लिए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ये किया था किसने? तो ये सटन ने, ठीक है। किसने किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन ने दिया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों बताइए जो ये प्लेग है ये कौन सा रोग है? तो दोस्तों ये एक घातक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है ये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गंजापन है, ये एक कवक जनित रोग है दोस्तों, ये गंजापन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए जो प्लेग है ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। प्लेग है वो जीवाणु जनित रोग है। और मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ परजीवी रोग है। और एड्स है ये एक विषाणु रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे DCBA। तो यहाँ पर देखिए DCBA डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ सारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो वो है दोस्तों इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकर संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नियम दिया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसको बायोगैस कहा जाता है? किसको बायोगैस कहा जाता है? तो दोस्तों बायोगैस है वो मीथेन को बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पर बायोमीथेन को बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसका उपयोग है वो दोस्तों खाना पकाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पहेली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई। पहेली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो दोस्तों यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो प्रारंभ कर दी गई है दोस्तों, जिसमें जो पशुपालन से संबंधित है जो जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित क्लास है वो शुरू कर दी गई है। अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एक आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षण भाग में टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, वहां फोल्डर मिलेगा, ठीक है। और बाकी और भी आपको फोल्डर वहां पे मिल जाएंगे, तो वहां पे क्लासेस जाके जरूर देखें, ठीक है। देखिए 76 नंबर प्रश्न है, दीपक चाहर नाम संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वो है इसमें कौन से बताइए? अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे पूछा गया है कि उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट यानी कि MSW के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, खाद्य अपशिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आर रविंद्र को कहां पर अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आइसलैंड में आर रविंद्र को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दोस्तों यहाँ पे भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक रहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बताइए दोस्तों, भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये एप्पल के साथ में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बताइए किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बंधन बैंक। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे देखिए, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? बताइए राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों भारत की पहली क्या पूछा गया है कि पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गुजरात में। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर है वो नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौन है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है। इन्होंने दोस्तों रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो दोस्तों वो है सलीमा इम्तियाज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सलीमा इम्तियाज। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, अब अपना है कुछ प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए 2500 अंकित मूल्य वाली एक शर्ट दोस्तों 2200 रुपए में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? भाई 2500 की शर्ट है 2200 में मिल रही है तो कितने रुपए की? 300 रुपए की छूट मिल रही है। तो यहाँ पे 2500 का आप यहाँ पे 300 का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 0 से 2 जीरो कट गई, 25 से दोस्तों ये देखिए कितनी बार कट गया? तो दोस्तों 12 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 12% की क्या हो गई? छूट दी गई है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है वो क्या है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 80 और 60 दे रखा है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 80 और 60 दे रखा है, तो इसमें क्या पूछा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है। 50 एक कक्षा के 2 सेक्शन है तो टोटल कितने हो गए? 50 विद्यार्थी हो गए, ठीक है।
और प्रतिशत की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 80 और 60 कितना होता है, 140। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितना प्रतिशत, तो इसमें दोस्तों 68%। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 विद्यार्थी है और एक सेक्शन में दोस्तों 80% उत्तीर्ण है, तो दूसरे सेक्शन में 60%। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दोस्तों इसमें 68% इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है। एक एक बिजली का बल्ब 4200 रुपए में खरीदा गया। एक बिजली का बल्ब है वो दोस्तों 4200 रुपए में क्या किया गया, खरीदा गया। इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, एक वर्ष बाद में इसका मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों सीधा सा है 4200 इंटू भाई 8% कम हो रहा है, तो यानी कि 92 यानी कि 92/100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 92 को 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 3864 है, 3864 है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है। 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य है वो अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, और 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है 10,800 दे रखा है। ठीक है, अब हानि दे रखा है दोस्तों इसमें 5x हानि है, वो क्या है कि उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, यानी कि 5x क्या हो गई, अपनी हानि होगी। ठीक है, अब दोस्तों अपन इसमें समीकरण बनाए तो दोस्तों इसमें बनेगा 10,800 माइनस 5x माइनस 75x। ठीक है, बस ये होगा। तो यहाँ पर है दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 75 और 5 कितने हो जाएंगे, 80। तो दोस्तों यहाँ पे 10,800 में से में आप 80 का भाग दे लीजिए, आपके पास में 135 आ जाएगा। और ये 135 है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य 135 रुपए है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है। एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। एक देखिए सीधा सा है भाई, एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है यदि वह इसे 68.75 में बेचती तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है साहब। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकालेंगे कि भाई 91 रुपए में बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 91 इंटू 100/130 कर दीजिए, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से 0 से 0 कट गया, 91 इंटू 10 कितना हो गया, 910। 910 में 13 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 70 कितना आ जाएगा 70। ये तो हो गया दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वह इसे कितने 78.75 रुपए में बेचता, यानी कि दोस्तों 70 रुपए की कोई वस्तु है उसको 78.75 में यानी कि 8 रुपए और 75 पैसे 8 रुपए और दोस्तों 75 पैसे ज्यादा में बेचता। तो दोस्तों यहाँ पे 70 इंटू 100 यानी कि प्रतिशत निकाल लीजिए, 8.75/70 इंटू 100। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12.5% आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 12.5% इसमें क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है। 8,000 की एक राशि को 7% 8,000 रुपए की एक राशि को 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए मूलधन के साथ में ब्याज जोड़कर अपने को क्या करना है बताना है। सीधा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखिए भाई 7% यहाँ पर दे रखा है तो इसको आप दोस्तों डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 8,000 इंटू 107/100 इंटू 107/100। ठीक है, बस ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं मित्रों।
यहाँ पर आपके पास में सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा 9159.20। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। दोस्तों देखिए सीधा सा है, 800 का 5% कितना होता है दोस्तों, 40 रुपए होता है, ठीक है। और फिर दोस्तों अगली जो राशि आ जाएगी वो 840 हो जाएगी, और 840 का दोस्तों यहाँ पर जो 5% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 42 रुपए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे और 40 जोड़ दी, 42 इसमें जोड़ दीजिए 800 में, तो दोस्तों टोटल 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा सिंपल, ना भी आप कुछ करना भी इसको नहीं आए तो भी आप ये ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ष इसका राइट आंसर भाई, पहले साल का 40 और दूसरे साल का 42 ब्याज होगा। आगे देखिए 4650 की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। भाई दोस्तों देखिए राशि कितनी है, 4650 रुपए, ठीक है। कितनी है, 4650 रुपए की राशि है। दर यहाँ पर दे रखी है दोस्तों 7.5%, ठीक है। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखिए 46 वही मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, तो यहाँ पर 4650 इंटू 7.5 इंटू समय कितना है 4 बटे 100, बस यही है। और क्या है, कुछ खास नहीं है इसमें। अगर आप जीरो से हटा ये पॉइंट हटा दोगे तो इधर 01 लगा देना। 25 से ये दोस्तों 3 बार कट गया, और ये कट गया दोस्तों 40 बार, ठीक है। ये कट गया इससे 10 बार, ठीक है। और ये 0 से 0 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे 465 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आपका राइट आंसर निकल के रह जाएगा दोस्तों 1395 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए सोमू ने 10,000 की एक धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। भाई देखिए यहाँ पे समय है वो 6 महीने का दे रखा है, ठीक है, 3 साल का। तो यहाँ पे समय है वो दोस्तों कितने का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। भाई ब्याज 6 महीने में ले रहा है तो 3 साल में कितनी बार देना पड़ेगा, 6 बार। तो दोस्तों साधारण ब्याज अपने को निकालना है दोस्तों, सीधा सा 10,000 इंटू समय, सॉरी दर कितनी है 7% इंटू समय है वो कितनी बार, ब्याज कितनी बार चुकाएंगे 6 बार, तो यहाँ पे 6 बटे 100, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कट गया, 100 इंटू 6 कितने हो गए दोस्तों 700, सॉरी 100 इंटू 7 कितने हो गए 700, और 700 इंटू 6 कितने हो गए दोस्तों 4200, ठीक है। कितने हो गए 4200। तो यहाँ पर दोस्तों 4200 है वो अपन क्या करेंगे 10,000 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 14,200। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। भाई दोस्तों देखिए यहाँ पे 3:5 दे रखा है, ठीक है, यानी कि 3 और 5 दे रखा है। यहाँ पे अपने को बताना है कि 5:6 कब हो जाएगा ये दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखिए जोड़ के देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बोलूं तो दोस्तों देखिए इसमें आप भाई दो तक तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, यानी कि 5 और 6 चाहिए, तो 3 इसमें जोड़े तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा दोस्तों 8, तो फिर भी नहीं होगा। फिर दोस्तों 4 जोड़ के देख लीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों 3 और 4 7, ठीक है, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, फिर भी नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 जोड़ के देख लीजिए, तो ये 8 और ये 10, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों 6 जोड़ के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 11, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अगर अपन 7 जोड़ के देखें, ठीक है, अगर अपन 7 जोड़ के देखें ऑप्शनों के अनुसार, मैंने यहाँ पे दोस्तों देखिए 7 ऑप्शन में ले लिया, 3 और 5 अनुपात ले लिया, तो इसमें अगर मैं 7 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें अगर मैं 7 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे 2 से तो ये 5 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 6, तो यहाँ पे 5:6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए,
सीधा सा राइट आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो x y z 27 हो, तो दोस्तों z कितना होगा? दोस्तों देखिए ये तीनों का अनुपात है वो दोस्तों कितना है? 27 है। ठीक है, तीनों का अनुपात कितना है? 27 है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 कितने होते हैं? 2 और 3 होते हैं दोस्तों, देखिए 2 और 3 5 और 4 9, यानी कि एक बराबर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे एक बराबर आएगा दोस्तों इसमें 3। ठीक है, कितना यहाँ पे देखिए प्लस में दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 15। जेड बराबर कितना आएगा इसमें दोस्तों? 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 17 संख्याओं का औसत 29 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 29 इंटू दोस्तों 17 करेंगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 493। ठीक है, पहली 9 संख्याओं का औसत 31 है, तो दोस्तों पहली 9 संख्याओं का औसत 31 है, तो यहाँ पे 9 इंटू क्या करेंगे? 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये 279 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है, तो दोस्तों यहाँ पे 9 इंटू 27 हो जाएगा, तो 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 243। ठीक है, 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 243। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 की संख्या, दोस्तों देखिए यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शेष संख्याओं का औसत है वो क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए 279 और 243 को प्लस करके और 493 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास निकल कर आ जाएगा 29। 9वीं संख्या 29 निकल कर आ गई, और शेष बची दोस्तों जो 16 संख्याओं का औसत है वो 493 में से दोस्तों ये 29 है वो घटा दीजिए, तो कितना बचा? 493 में से 29 गए तो कितने बचे दोस्तों? 464 बचे, और 464 में 16 का भाग दे लीजिए, अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 29। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4, 6, 7, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी? 5 घंटियां हैं वो एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए 4, 6, 7, 8, 12। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले ये 98 वाला देख लीजिए। 8 के पहले 8 गुणकों का औसत है दोस्तों, 8 के पहले 8 गुणकों का औसत है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 8 है, 16, ठीक है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 32 के बाद में दोस्तों 40 है, फिर 48 है, फिर 56 है, फिर 64। ठीक है, ये इनका औसत है वो अपने को निकालना है, तो इन सभी को प्लस कर दीजिए और फिर 8 का भाग दे दीजिए। दोस्तों इसमें 36 राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है तो क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड बाद वे एक साथ फिर से बजेगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को सीधा सा है, लेसन निकालना है। ठीक है, तो इसका लेसन निकालेंगे तो दोस्तों देखिए 4, 6, 7, 8 और 12, इसका लेसन निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन निकालेंगे तो इसमें लेसन निकल कर आ जाएगा दोस्तों, वो है 168। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 घंटियां 168 सेकंड बाद फिर से बजेंगी। ठीक है, आगे देखिए 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतया मापा जा सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है 204, 136 और 119। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 204 है। ठीक है, इसको अपन दोस्तों 17 इंटू 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 17 इंटू 12 लिख सकते हैं।
ठीक है। 136 को अपन दोस्तों 17 इंटू 8 है वो लिख सकते हैं, और 119 को दोस्तों 17 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 17 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? तो कौन से शोधन काम में आते हैं? तो दोस्तों सारिक शोधक काम में आते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, आईबीआर पीआई निमोनिया का टीका सबसे पहले किस महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए? आईबीआर पीआई निमोनिया का टीका सबसे पहले किस महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 महीने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 महीने बाद है वो टीका लगवाना चाहिए जन्म के। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बछड़े को अपनी माँ के साथ पालना कहलाता है। बछड़े को अपनी माँ के साथ पालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो सकलिंग कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सकलिंग। ठीक है, ये सकलिंग क्या है? ये प्राकृतिक विधि है जिसमें बछड़े को अपनी माँ के साथ ही पाला जाता है और उसका दूध पिलाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 16 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1.032। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ये 16 डिग्री दोस्तों सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व है वो 0.32 है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, बेजा चरवाहा समुदाय किन देशों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है मिस्र और सूडान में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र और सूडान में। आगे देखिए, गाय में भ्रूण या गर्भ का निवास कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों कोविंग। कोविंग बोलते हैं उसे। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कोविंग। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, किस नस्ल के सींग की विशेषताओं में दराती सींग, सुडोल, थुतुन व चमकदार आंखें शामिल हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस नस्ल की सींग की विशेषताओं में दराती सींग, सुडोल, थुतुन व चमकदार आंखें शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरती। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुरती। आगे देखिए, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं मित्रों? ये बनते हैं वृषण में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, वृषण के अंदर बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अधिनियम भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वो है दोस्तों नाभिक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक। ठीक है, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वसा की मात्रा है वो दोस्तों घी में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थानीय रोग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय रोग। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलाय गेम के संक्रमण से उत्पन्न होती है? बताइए, वो नस्ल है दोस्तों, वो है रेड कार्निस। कौन सी है? रेड कार्निस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रेड कार्निस मुर्गी है, ये इंग्लैंड में विकसित संकर नस्ल है जो असील व मलाय गेम नस्लों के संकरण से विकसित हुई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुग्ध शर्करा है।
दोस्तों दुग्ध शर्करा है, तो दोस्तों दुग्ध शर्करा किस में है? दुग्ध में कौन सी शर्करा है? तो लैक्टोज शर्करा है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फलों में फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है। दाने में दोस्तों यानी कि अनाज में माल्टोज शर्करा, और गन्ने और चुकंदर में सुक्रोज शर्करा। यहाँ पे दूध में लैक्टोज, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय व भैंस के गर्भित करने की प्रचलित विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों रेक्टो वेजाइनल विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टो वेजाइनल विधि। आगे देखिए, शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जमुनापरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जमुनापरी। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, बीटल नस्ल है, तो दोस्तों ये बीटल बकरी की नस्ल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बकरी की नस्ल। आगे देखिए, मासाई का अर्थ क्या है? दोस्तों मासाई का अर्थ क्या है? तो मासाई का अर्थ है मेरे लोग। क्या है? मेरे लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मासाई एक पूर्वी अफ्रीका की चरवाहा समुदाय है ये, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मायावी हिम तेंदुए की आबादी के लिए जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मायावी हिम तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम। आगे देखिए, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? तो वो है दोस्तों 10.75 मिलीलीटर। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, मुर्रा भैंस की विशेषताएं हैं। मुर्रा भैंस की विशेषताएं क्या है? गुंडीदार, मुड़े हुए सींग, दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, मुंह पैर एवं पूंछ पर सफेद धब्बे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु की अस्वस्थता के लक्षण है। पशु की अस्वस्थता के लक्षण क्या है? तो पशु का लंगड़ाना, दीवार या खंबे पर सिर मारना, असामान्य तरीके से घूरना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, घरेलू मुर्गी क्या है? दोस्तों घरेलू मुर्गी क्या है? तो दोस्तों एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है उसे घरेलू मुर्गी कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्कम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। स्कम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो ये होता है दोस्तों 3.3 से 3.5। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले अनुमानित समय को क्या कहते हैं? गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले के अनुमानित समय को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों मध्य चक्र। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य चक्र। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्रा नस्ल के, ठीक है। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुर्रा नस्ल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों देखिए, जैव विविधता में संरक्षण है, मृदा एवं जल संरक्षण है, जलवायु विनियमन है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ये वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खीस क्या है? खीस दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जब मादा द्वारा बच्चा देने के बाद जो प्रथम दूध निकलता है, जो गाढ़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं खीस। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत दोस्तों उचित विधि द्वारा ज्ञापन कराना, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, उचित समय पर ज्ञापन कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अंडे में वायु श्वसन का तात्पर्य क्या है? अंडे में वायु श्वसन का तात्पर्य है वो दोस्तों श्वसन और दबाव समायोजन है। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है? चोकला नस्ल की जो दोस्तों प्रमुख विशेषता, इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है, इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा या काले रंग का होता है, इसके कान एवं पूंछ मध्यम आकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दूध की उपस्थिति पर समरूपीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? दूध की उपस्थिति पर समरूपीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो है सफेद रंग का दिखना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सफेद रंग का दिखना। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गद्दी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गद्दी। आगे देखिए, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? देखिए, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, भैंस के मांस को बफिन बोलते हैं और गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो दोस्तों ये खीस है, ये देखिए करीबन 10 दिनों तक तो पिलानी चाहिए। ऑप्शन में 10 दिन नहीं दे रखा, तो ज्यादा कौन से दिन दे रखे हैं? 7 दिन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं में होने वाला जहरबाद रोग के नामों से जाना जाता है। जहरबाद रोगों के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों लंगड़ा बुखार, कृष्णजंगा, एकटंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया है। तो दोस्तों दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और एरिडोफिलिस। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, भैंसों में होने वाला गलघोंटू नामक जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में होने वाला गलघोंटू नामक जीवाणु जनित रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैक्सीन है दोस्तों एफएमडी वैक्सीन। कौन सी है? एफएमडी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक के कारण होता है ये। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक है माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 से 30 फीट है, 20 से 30 वर्ग फीट। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौवन आरंभ आयु दर्शाई गई है, इनमें सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, घोड़ी की यौवन आरंभ अवस्था है वो 18 से 24 माह है, गोवंश की संकर की है 8 से 18 माह है, बकरी की दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है 16 से 24 माह है। दोस्तों बकरी की जो यौवन आरंभ अवस्था है वो दोस्तों 6 से 12 महीने है, ठीक है। ऊंट का है, ऊंट की है दोस्तों 36 से 60 माह है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भेड़ों के पालन पोषण एवं विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये प्रभाव पड़ता है किसका? वर्षा, आर्द्रता, तापक्रम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है, ये होता है देखिए, वैसे तो मनुष्यों के अंदर सब और अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग आरबीसी का जीवन काल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ, जैसे कि गाय का, ठीक है दोस्तों, गाय के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पे 160 दिन होता है दोस्तों गाय के, ठीक है। तो यहाँ पे 160 दिन इसका राइट आंसर कर लेना आप, ठीक है। गाय का पूछा है मैंने यहाँ पे। मनुष्य का होता है 120 दिन, घोड़े का होता है 145 दिन, कुत्ते का 110 दिन आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। चूहे में 30 दिन का होता है और बिल्ली में 70 दिन का होता है, सब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप गाय के आरबीसी का जीवन काल होता है 160 दिन, ठीक है। आगे देखिए, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? तो दोस्तों ये भैंस की नस्ल है दोस्तों, ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में रायका समुदाय का एक समूह है, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है कौन से नाम से? तो ये मारू के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो वो है दोस्तों CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेज सरकार ने जमीन को किस उद्देश्य से खेती की भूमि में बदलने का प्रयास किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राजस्व बढ़ाने के लिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है पशु परिचर का। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। और आपको जो उसका लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।